दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है, एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स बताते हैं और उनके इनसाइट्स भी देते हैं। तो आज का जो जियोपॉलिटिकल हमारा टॉपिक्स रहेंगे वो तो सबसे पहले तो मैं आपको ईरान वॉर का अपडेट्स दे दूंगा कि क्या एग्जैक्टली अब कहाँ तक बात पहुंची है, क्योंकि अभी हमको कल रात तक लग रहा था कि काफ़ी हद तक दे आर मतलब एक पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ पर शायद डील इनकी पूरी हो जाए। बट कल रात लेट नाइट में यूएसए ने फिर से ईरान पे कोई अटैक करा। क्यों करा, किस लिए करा, वो हम एक बार न्यूज़ अपडेट्स में देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा एग्जैक्टली कि ट्रम्प अपने सेकेंड टर्म में ऐसा क्यों हो गया कि वो नाटो के बीच में यूएसए और नाटो का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया। एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि यूएसए अब नाटो से दूर होने के लिए काम कर रहा है, वैसी प्लानिंग कर रहा है कि जैसे न तैसे करके यूएसए नाटो से दूर हो जाए। इसके पीछे की क्या टाइमलाइन है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आज की वीडियो मैं उस पर आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी डिटेल रिसर्च करी है मैंने, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारे पॉइंट के साथ एग्री करते हैं या नहीं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं प्लस उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत में अगर अपनी स्लाइड से पहले आपको बताऊं कि एग्जैक्टली अभी वॉर में क्या चल रहा है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प से सीज फायर स्टिल होल्ड्स। यहाँ पर USA says 3 destroyers attack, no damage. Iran says US violated ceasefire and in return fire. UAE says air defense engaging Iranian drones, missiles. Fighting broke out as Iran reviews US proposal to end the war. Trump says ceasefire still intact. In effect, Iran says situation is back to normal. Back to normal मतलब कि वो फिर से वॉर में आ चुके हैं। UAE में अटैक करने को तेहरान ने UAE पे अटैक करा जब USA ने ईरान पर फायर करना शुरू करा। USA and Iranian forces clashed in the Gulf and the UAE came under renewed attack, endangering a month-old ceasefire and shaking hopes for a diplomatic solution to the crisis. The flare-up in the fighting came as Washington awaited a response from Tehran to its proposal to end the conflict, which began with joint US and Israeli airstrikes across in February 28. Donald Trump ने कहा कि 3 US Navy destroyers were attacked as they moved through the strait, a conduit for around a fifth of the world's oil and liquefied natural gas flow from that Iran has closed by blocking the Strait of Hormuz. ये तो आपको पता ही है। 3 world-class American destroyers just transited very successfully out of the Strait of Hormuz under fire. There were no damage done to the 3 destroyers, but great damage done to the Iranian attackers. अब वो कह रहा है कि they trifled with us today, we blew them away. अब वो एग्जैक्टली कह रहा है कि भैया अगर वो ईरान ने डील नहीं करी तो फिर हम ऐसे ही अटैक करेंगे, और जो कि वो अटैक करना इसने शुरू कर दिया है। A spokesperson of Iranian Khatam Al-Aniba Central Headquarters said that Iranian attack strikes inflicted significant damage, but US Central Command said none of its assets were hit. ईरान ने भी रिटेलिएट करा है, बट मेरे ख्याल से यूएई पर उसने अटैक करा, यूएई के बेसिस पर। लेकिन आप मेन बात देखेंगे कि ईरान जो है वो बात कर रहा है कि कैसे ना कैसे कर कर वो डील पर सोच विचार उसका चल रहा है। अभी यहाँ पर लिखा भी था कि फाइटिंग ब्रोक एज ईरान रिव्यूज, हाँ, फाइटिंग ब्रोक एज ईरान रिव्यूज यूएस प्रपोजल टू एंड द वॉर। जो 14 पॉइंट यूएसए ने दिए थे उस वॉर को एंड करने के लिए ईरान अभी सोच रहा है। तो ये फिलहाल की अपडेट्स में आ रहा है। अब चलते हैं आज की स्लाइड की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंडिया की न्यूज़ है तो ये 3 दिन पुरानी, लेकिन इंपॉर्टेंट थी। The Great Gatsby 45,000 ton LPG tanker braces for Hormuz passing, why it matters for India. And the ongoing Middle East crisis has shaken global oil and gas supplies, with the Strait of Hormuz coming under intense pressure amid tensions between Iran and USA. At the time of the world's most critical energy corridors is under severe strain and supply chains remain disrupted, India is making a push to secure essential cooking fuel. An Indian-linked super tank carrying liquefied petroleum gas is attempted to transit through the Strait of Hormuz, a route that has been almost no movement since US blockade on Iran. Linked shipping sharply reduces traffic. The Marshall Island flag Surf Shakti, carrying about 45,000 ton of LPG, was tracked on Saturday, moving through the strategic waterways past Iran Lark and Qasim Islands.
towards the Gulf of Oman, the vessel which was previously sailed between the Persian Gulf and Indian ports. अब ये जरूरी क्यों है ये आपको मैं बताता हूँ. If the tanker completed the journey, जो कि इसने कर दी है, कंप्लीट अब तक हो चुकी है इसकी, इट वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वेसल टू सक्सेसफुली क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिंस यूएस इंटेंसिफाइड क्रैकडाउन ऑन शिप्स टाइड टू ईरान वीक्स अगो. और इसमें लिखा है कि इट पैसेज वुड मार्क मेजर ब्रेक थ्रू एट अ टाइम व्हेन मोस्ट वेसल्स हैव अवॉइडेड द रूट ऑल टुगेदर. Surf Shakti is also among the largest carriers to attempt the outbound crossing since last month brief of the chaotic reopening. ये 10 से 14 घंटे में पहुंचने वाला था जो अब तक पहुंच चुका है. तो ये जरूरी है बताना आपको इसलिए था क्योंकि ये पहला ऐसा इंडियन टैंकर होगा जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी पास कर जाएगा प्लस यूएस के ब्लॉकेट जो उसने गल्फ ऑफ ओमान में कर रखा है उसको भी पास कर जाएगा. इसलिए इसका बताना जरूरी था क्योंकि सक्सेसफुली ये पास करने वाला है और अब शायद कर भी चुका है, इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है. प्लस ऑब्वियसली आपको पता ही है क्रिटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि एलपीजी की क्राइसिस अभी पूरी तरीके से खत्म हुए नहीं है. 80% सप्लाई हमारी नॉर्मलाइज हुई है, 20% की अभी भी गुंजाइश है, गवर्नमेंट डेटा ही है ये. तो इसलिए एलपीजी का आना थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी. से अगली स्लाइड पर चलते हैं. ये भी ऑयल से रिलेटेड है लेकिन इसमें पाकिस्तान का एंगल भी है. ट्रम्प once said Pakistan could sell oil to India. Here's the truth. Amid last year traffic war, US President Donald Trump took a jab at India, saying Pakistan would partner with मतलब Washington would partner with Pakistan, New Delhi's arch rival, to develop its massive oil reserve, adding who knows maybe they will be selling oil to India. Massive oil reserve of Pakistan. वो ये कह रहा है कि ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के साथ मिलकर यूएसए काम करेगा और क्या पता एक दिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ऑयल बेचने लग जाए. हु नोस, इट कैन हैपन. लेकिन आज क्या सिचुएशन है उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये होना तो था ही नहीं. ये तो मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, ये तो बेवकूफी थी जो इन्होंने बोली. होना तो ये था ही नहीं, लेकिन अब व्हेन रियलिटी स्ट्राइक्स तो क्या होता है वो अब देख लेते हैं. मंथ्स लेटर Pakistan has acknowledged its vulnerability to the current global oil shock, admitting it lacks strategic oil reserves like India, which have helped New Delhi cushion the impact of rising crude prices triggered by the West Asia conflict. आप इस चीज के लिए हर्ष मनाओ कि आपके पास ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इतनी टाइट सिचुएशन, इतनी वल्नरेबल सिचुएशन और इतने मैसिव ग्लोबल क्राइसिस के बीच में भी आपकी कंट्री ने ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं. आपको इस चीज के लिए सरकार को सराहना देनी पड़ेगी. लोग कह रहे थे कि असेंबली इलेक्शंस होने के बाद जस्ट आपका जब वो आएगा एग्जिट पोल आएंगे रेट बढ़ा देंगे. कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट जरूर बढ़े लेकिन डोमेस्टिक सिलेंडर्स के रेट नहीं बढ़े अभी तक. आपके पीएनजी के रेट अभी तक नहीं बढ़े हैं. डीजल पेट्रोल के रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं. केवल मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं थिनर और ये सब यूज करता हूँ खुद की इंडस्ट्री में भी, उसके रेट भी बढ़े हैं. केरोसिन ऑयल के भी रेट बढ़े हैं. लेकिन जो मेजरली पॉपुलेशन यूज करती है दैट इज पेट्रोल, डीजल, पीएनजी एंड एलपीजी जो कि डोमेस्टिक होते हैं. इन चारों के प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़े हैं. अब मेरे ख्याल से इंडिया इज द ओनली कंट्री जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इफेक्ट हुआ है और उसने रेट नहीं बढ़ाए हैं. आपको इस चीज के लिए अपनी गवर्नमेंट को सराहना देना चाहिए, हर्ष बनाना चाहिए कि आपके पास ऐसी गवर्नमेंट है जो कि कंट्रोल कर रेट्स को कंट्रोल कर रही है ताकि उसके जो सिटीजन्स हैं वो इस चीज से परेशान ना हो. तो दैट इज अ वेरी कमेंडेबल स्टेप दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन. आगे चलते हैं. अब ये कहता है द एडमिशन कम्स एज ऑयल प्राइसेस सर्ज $126 पर बैरल. ये पहले पुरानी है, आज के टाइम पर शायद $115 पर बैरल है. The highest since 2022, with shipping disrupted in the Strait of Hormuz. In an interview with Sama TV, Petroleum Minister Pervez Malik said Islamabad holds only a few days worth of crude supplies. Few days of crude supplies है इनके पास. Underscoring a sharp energy security gap between India estimates 60 to 70 days of combined strategic and commercial stocks. He further added that Pakistan does not have even a single day of strategic petrol reserves, leaving its energy system highly exposed to external shocks. He credited India relative resilience to stronger foreign exchange reserves and better strategic planning. पाकिस्तान खुद तारीफ कर रहा है कि इंडिया के पास बेटर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं जिसकी वजह से वो इतने बफर को झेल पा रहा है. अब पाकिस्तान का एक छोटा मोटा डेटा है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमको दिया है. डेली प्रोडक्शन 70,000 बैरल है, इंडिया की 7 लाख बैरल है. और अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो आपका वर्ल्ड में शेयर हमारा 1% है, 0.07% है, 70.70 मिलियन पर बैरल पर डे है इसका. ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया, 7 लाख के आसपास है हमारा. और अगर हम पाकिस्तान को ऑयल रिजर्व की बात करें तो उसका 0.3 ही है. बाकी जैसे ट्रम्प साहब कह रहे थे कि मैसिव ऑयल रिजर्व है, तो ये उनका मैसिव ऑयल रिजर्व है. और ये कंट्री इस कंट्री को तेल बेचने की बात कर रही थी ट्रम्प के हिसाब से.
तो आप खुद ही समझ सकते हैं उसकी बात की कितनी अहमियत है। ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो इंडिया 5.2 मिलियन बैरल पर डे को ऑयल रिफाइन कर सकता है। इसमें खुद का भी करता है, बाहर से लेकर भी रिफाइन करता है और बाकी कंट्रीज को बेचता भी है, आपको पता ही है ये चीज। और पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है, ओनली 0.5, मतलब 5 लाख बैरल पर डे, और हमारा है 52 लाख बैरल पर डे, ये हमारी कैपेसिटी है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का छोटा सा कंपैरिजन था जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया था। मैंने सोचा ये डेटा आपके साथ जरूर शेयर करूं ताकि आपको पता रहे कि बाहरी ताकतें जो भी आपके देश के बारे में कहती हैं, आपको सारी बातें आंख बंद करके नहीं माननी चाहिए। वो क्यों कहती हैं, उसके पीछे बहुत गहरे राज होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री को दबाना चाहते हैं। दबाया सिर्फ उनको जाता है जो बहुत ज्यादा राइज कर रहे होते हैं। सो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर कंट्री एंड यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट योर कंट्री इज राइजिंग, दैट द एक्सटर्नल पावर्स आर मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डू। आपके राइज इतना ज्यादा है कि बाहरी ताकतों को आना पड़ रहा है आपकी राइज को रोकने के लिए, तो आपको खुशी मनानी चाहिए इस चीज के लिए। छोटी सी न्यूज इसलिए मैंने आपके साथ आज कवर करी। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, यूएसए वर्सेस नाटो। ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे का राज है, आज सारा हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका है, मैं आपको कल बताने वाला था कि यूएसए एंड ईरान इंच टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म डील टू एंड द फाइटिंग। ये एक कल की न्यूज थी, ये भी एक बार छोटा सा कवर कर लेता हूं। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान आर एजिंग टुवर्ड्स अ लिमिटेड टेम्परेरी एग्रीमेंट टू हॉल्ट देयर वॉर, सोर्सेज सेड ऑन थर्सडे, विद अ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क दैट वुड स्टॉप द फाइटिंग बट लीव द मोस्ट कंटेजियस इश्यूज अनरिजॉल्व्ड। पार्शियल डील करने की ये लोग सोच रहे हैं ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। इसमें लिखा क्या आ रहा है कि यूएसए जो है, द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क वुड अनफोल्ड इन 3 स्टेजेस, formally ending the war, resolving the crisis in the Strait of Hormuz, and launching 30-day window for negotiation on a broader agreement according to the sources said। अब ये कह रहे हैं कि हम पहले एक टेम्परेरी एग्रीमेंट पर आ जाते हैं, ठीक है जी, टेम्परेरी एग्रीमेंट हो जाएगा हमारा। उस टेम्परेरी एग्रीमेंट के तहत हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, और इसके लिए हम फिर उसके बाद देंगे 30 दिन का टाइम, 30 डेज का टाइम देंगे, जिसमें हम मेन एग्रीमेंट पे आ जाएंगे। तो ये सारा इनका काम है। यूएसए और ईरान इस चीज पे आ रहे हैं कि हम टेम्परेरी एग्रीमेंट कर लेते हैं, उस टेम्परेरी एग्रीमेंट के तहत हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद हम 30 दिन का टाइम देंगे दोनों को, ताकि हम मेन एग्रीमेंट पे आ सके। ये इन लोगों का टाइमलाइन है जो ये फॉलो करना चाह रहे हैं। यहां पर सबसे मेन बात जो लिखी है, द सोर्सेज आल्सो मेड नो मेंशन ऑफ ईरान एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल ऑफ मोर देन 400 kg ऑफ नियर वेपन्स। अब मेन जो बात अटक रही है ना, वो यही अटक रही है कि ये स्टॉक पाइल का क्या करेंगे, और जो यूएसए ने एक 15 साल का एग्रीमेंट रखा है कि आप 15 साल तक कोई एनरिचमेंट नहीं कर सकते, उस पर भी ईरान नहीं मान रहा है, उस पर भी बातचीत चल रही है। अब जब ये सारी बात आई तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस थोड़े से नीचे गिरे थे, ये मैंने आपको चार्ट लगा दिया है, ये आपको पता ही है, ये होता ही है, जैसे ही कोई पॉजिटिव खबर आती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस उसी टाइम पे गिर जाते हैं। चलिए आज की चलते मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा आता है सबसे पहली बात की रॉयटर से। अब ट्रंप ने क्या कहा, 4 मई की ये खबर है, 4 दिन पहले की। ट्रंप्स जर्मनी ट्रूप कट्स शोज लिमिट ऑफ नाटो एफर्ट्स टू कीप यूएस ऑन बोर्ड। अब इसमें हुआ क्या है कि ट्रंप ने जर्मनी से 5000 सैनिक निकाल लिए जो यूएसए के थे। 5000 सोल्जर्स यूएसए के जर्मनी से ट्रंप ने निकाल दिए। जैसे ही ये खबर आई, पूरे नाटो में खलबली मच गई कि भाई यूएसए अपनी सेना वापस क्यों खींच रहा है, उसको नहीं खींचनी चाहिए। ये सेना अगर वापस खींच लेगा तो फिर रशिया को एक मैसेज जाएगा कि नाटो का फ्रैक्शन कमजोर हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है यूएसए इज द मेन प्लेयर इन नाटो, जो कि मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रांग है, उसका बजट बहुत ज्यादा है, पैसे वाइज भी बहुत ज्यादा है, आपको ये पता ही है। तो अगर यूएसए वहां से चला जाएगा तो पूरे नाटो को लग रहा है, ऑब्वियसली होगा भी सही, कि पुतिन पे ये मैसेज जाएगा कि नाटो का फ्रैक्शन कमजोर हो रहा है, तो वो और जगह भी अटैक कर सकता है। अभी सिर्फ यूक्रेन पे है, उसका अटैक आगे भी बढ़ सकता है। तो एग्जैक्टली उसके बाद क्या खबर है, एक बार वो हम देख लेते हैं। पहले यहां पर लिखा है कि सडन मूव स्पार्क्स न्यू यूरोपियन कंसर्न अबाउट यूएस कमिटमेंट, यूरोपियन एक्सप्लोर वेज टू कन्विंस ट्रम्प टू कीप यूएस इन नाटो, रूट से यूरोपियन ऑनर डील्स इन on use of military basis. European officials have been working on the days to convince Donald Trump to keep the United States in NATO despite severe tensions over the Iran war. अब वो कह रहा है कि पूरा नाटो इस चीज में लगा है कि यूएसए कहीं नाटो से बाहर ना चला जाए किसी तरीके से। But his abrupt move to cut the US forces in Germany is the latest sign that such efforts have their limits and are far from certain to succeed. The substance of the decision announced on Friday to remove 5,000 troops from Germany did not come as a surprise to the NATO officials, European leaders.
European leaders have agreed with the US president that Europeans will take over more responsibility for their own security from US. आपको याद होगा कि ट्रंप ने ये कहा था कि भाई मैं पूरे नाटो का खर्चा क्यों उठाऊं अकेला, मतलब यूएसए नाटो का खर्चा क्यों उठाए। उसने ये कहा कि नाटो को ये बोला कि भाई तुम्हारा जो बजट, रक्षा का बजट 1 से 2% है जीडीपी का, इसको रक्षा का बजट बढ़ा के 5% तक लेकर जाओ। ट्रंप बार बार इनको फोर्स करता रहा, लेकिन ये लोग माने नहीं। ट्रंप ने फिर धमकी दी कि भाई मैं अपना नाम ही हटा दूंगा नाटो से, मेंबरशिप ही कैंसिल कर दूंगा अगर तुम लोगों ने ये अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाया। इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यूएसए का ही था, क्योंकि उसको लगा था कि अगर रक्षा बजट ये लोग बढ़ाएंगे तो जितना भी ये बढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली वो यूएसए के हथियार खरीदेंगे और यूएसए के पास पैसा आएगा। लेकिन हुआ क्या था कि नाटो ने बजट तो धीरे धीरे कुछ कंट्रीज ने नाटो में बढ़ाया, लेकिन वो यूएसए से कम खरीदने लगे, एशियन कंट्रीज के पास ज्यादा जाने लगे। फ्रांस ऑब्वियसली वो नाटो में आता, लेकिन उससे खरीदने लगे और इंडिया की तरफ आने लगे। इससे भी यूएसए फिर से तिलमिला गया। अब आगे ये कह रहा है कि भाई नाटो की कंट्रीज ने यूएसए को और ट्रंप को ये तसल्ली दी है कि यूरोपियंस विल टेक ओवर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन सिक्योरिटी फ्रॉम यूएस फोर्सेस। कह रहा है कि अब यूरोपियन कंट्रीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। Dropping a plan to deploy long-range US Tomahawk missiles to Germany was more concerning for the Berlin. Tomahawk missiles का भी उसने अपनी कम कर दी जर्मनी से। Even that was not a huge shock as the deal was made by Trump's predecessor Joe Biden, and US Tomahawk stocks have been depleted by the US-Israel war against Iran. More alarming for European government was how the move was made with little prior notification or consultation with US official, linking to Trump's displeasure of German Chancellor Friedrich Merz criticism of US conduct of the Iran war. अब हुआ क्या था, ये जो यूरोपियंस हैं, ये जो फ्रेडरिक मर्स है ना, जो जर्मन चांसलर है, इसने 4 तारीख की खबर है, इससे 2 दिन पहले क्या बोला था कि यूएसए का जो रवैया है इस वॉर में दैट इज नॉट मैच्योर इनफ। और उसने ये कहा था कि जो ट्रंप है ना, जिस हिसाब से इस वॉर को लेकर एक्ट कर रहा है, एक प्रेसिडेंट वैसे एक्ट नहीं करता। इन सब के बाद इन्होंने ये बात बोली कि ईरान जो है दे आर मॉकिंग यूएस। ये 3 बातें एक साथ एक ही इंटरव्यू में या फिर उन्होंने शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी चीज में उन्होंने बोला। अब यूरोपियन कंट्रीज को प्लस नाटो को यह लगा कि फेडरिक मर्ज की यह बात सुनकर ही ट्रंप ने यह डिसीजन लिया और टोमाहोक मिसाइल्स की स्टॉकपाइल जर्मनी से कम कर दिया, प्लस आपकी 5000 सेना जर्मनी से खींच ली। ऐसा नाटो कंट्रीज मानते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी प्लानिंग इसके स्टेटमेंट के बाद नहीं हुई। ट्रंप आपको इतना ज्यादा रेडिकल लगता है, रेडिकल का मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है वो ऐसा स्टेप ले सकता है, मतलब लोगों को भरोसा है कि ट्रंप शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, उसको कुछ बोलो वो उल्टे सीधे कदम उठाता है। लेकिन इस मामले में मैं मानता हूं कि नहीं, जर्मनी से सेना खींचने का रीजन ये नहीं है कि उसने क्योंकि बेइज्जती करी तो इसलिए उसने सेना खींच ली, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बड़ा राज है, क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर लिखता है कि what is worrying is not the figure of 5,000 troops but the political signal from Washington that long-standing absolutely reliable partnership no longer seem to count for anything and appear to be subject to arbitrary decisions. ये कह रहा है कि ये 5,000 ट्रूप हमारे लिए वो नहीं है, लेकिन एकदम से स्टेप ले लेना एक छोटी सी बात के ऊपर ये अच्छा सिग्नल नहीं देता। पुरानी हमारी बीच में पार्टनरशिप्स हैं, एक छोटी सी बात पर वो पार्टनरशिप कैंसिल नहीं करी जाती, ऐसा ये कह रहे हैं, ये सीनियर लॉ मेकर हैं जर्मन के। अब है क्या वो मैं आपको बताता हूं। द मूव फॉलोड एक्विजिशंस बाय ट्रम्प दैट यूएसए allies have not been doing enough to support the USA in the Iran war and suggestions by him that this meant Washington no longer needs to honor the alliance article 5 mutual defense clause. अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी है। ट्रंप कह रहा है कि क्योंकि आप लोगों ने मेरे को ईरान वॉर में सपोर्ट नहीं करा तो इसलिए आर्टिकल 5 जो होता है नाटो का वो अब अप्लाई नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 5 ये कहता है, मैं आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा भी सही कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो कंट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी एक पे भी अटैक होता है तो नाटो कंसिडर करेगा कि सब पे अटैक हुआ है और फिर सारी कंट्रीज मिलकर उस कंट्री को डिफेंड भी करेगी, प्लस जिस कंट्री ने अटैक करा है उस पे ऑफेंसिव भी होंगी। ये नाटो का आर्टिकल नंबर 5 है। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि क्योंकि आपने ईरान वॉर में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं मानता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं है, अब इसको खत्म कर देना चाहिए। Trump also pushed the alliance to the brink of threatening to the Greenland from Denmark, a fellow NATO member. NATO Secretary General Mark Rutte helped to diffuse that crisis, but the underlying disputes has not been resolved. अब इसमें एक बात और भी कहता है, ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को लेने की बात करता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी में आता है। डेनमार्क इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाटो। इट इज वन ऑफ द 12 कंट्रीज हु फाउंडेड द नाटो और ग्रीनलैंड उसकी टेरिटरी है।
लेकिन बार बार ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने की बात करता है, वो भी उनको बहुत बुरा लगता है इस चीज में कि ये क्यों बार बार कहता है। इन्होंने ये बात को रोक तो दिया था, लेकिन उसका अभी तक सोल्यूशन कोई नहीं निकला। इट इज हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड। European diplomats say that they fear Trump may make further moves that could test the alliance before a summit of 32 national leaders in Akka in July, especially if the Iran war is not over by then and he is still venting anger at allies. ये कह रहा है कि अगर इसको डाउट है कि ट्रंप ऐसे कदम और उठाएगा जिससे नाटो का जो फ्रैक्शन है वो और कमजोर होगा पहले से भी ज्यादा। और मैं मानता हूं कि ऐसा होगा। नाटो को कमजोर ट्रंप खुद करना चाहता है। क्यों चाहता है वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। ये इसमें रीजंस और भी बता रहा है कि while Spain has banned the use of bases to its territory, Root said countries including Britain, France, Germany, Greece, Italy, Montenegro, पोर्चुगल, रोमानिया वर डिलीवरिंग। स्पेन ने भी अपना क्या करा, एयर स्पेस बंद कर दिया था अभी ईरान वॉर के दौरान। उसने कहा था कि यूएसए और इसराइल का कोई भी फ्लाइट मेरे यहां से निकलकर ईरान की तरफ नहीं जाएगी। इससे भी ट्रंप काफी ज्यादा तिल मिला गया था। यूरोपियन ऑफिशियल्स आर वर्किंग टू मेक ब्रॉडर केस टू ट्रंप, अदर यूएस ऑफिशियल लॉ मेकर रिपब्लिकन सेड। उसने कहा था कि भाई ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाटो कहते हैं, भाई इससे जाओ मत, इसमें और भी काम चल रहा है। देयर एफर्ट्स इंक्लूड हाईलाइटिंग सपोर्ट फॉर अ पोस्ट वॉर मिशन इन द स्टेट ऑफ होर्मुज, अंडरलाइंग द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ यूरोपियन एलाइज एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यूरोप इज टेकिंग टू अ ग्रेटर रोल विद नाटो। अब ये कह रहा है कि भाई तुम जाओ मत, उसमें से एक पॉइंट ये जो लॉ मेकर्स है वो रखने के लिए सोच रहे हैं कि हम ये बात बोले कि आप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं ना, उसमें हम आपका साथ देने को तैयार हैं। अब ये बात ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब पिछले बार ट्रंप ने इनसे बार बार आपको याद हो, मैं ट्वीट दिखाता रहा हूं, बार बार ट्रंप बोलता रहा है कि आप सबको मिलकर आना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए, यूएसए की मदद करनी चाहिए कि हम ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल पाएं। लेकिन ये लोग नहीं आए। ट्रंप कहने लगा कि भाई तुम लोग मदद नहीं कर रहे हो, अगर ऐसे ही तुम करते रहे तो मैं नाटो से अपना जो मेंबरशिप है वो हटा लूंगा। अब जब इन्होंने 5000 सेना अपनी जर्मनी से हटा ली तो नाटो की आंखें खुल गई। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा करते हैं, हम आपका साथ दे देते स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। ये पिच कर रहे हैं ट्रंप को कि हम आपके साथ ऐसा करने को तैयार है ताकि भाई आप नाटो से अपना नाम ना हटाएं। इन लोगों को इतना डर लग रहा है कि कहीं नाटो से ट्रंप हट ना जाए, यूएसए हट ना जाए। लेकिन ये सारे रीजन जो भी मैंने आपको बताए हैं ये मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन क्या है वो मैं आगे जाकर अब आपको बताऊंगा। ये तो मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया पूरे का कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो नाटो कंट्रीज हैं, नाटो मैंने आपको बताया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। इसमें कहां कहां पर यूएसए ने अपने ट्रूप्स लगा रखे वो देखिए। जर्मनी में भी अपने ट्रूप्स लगा रखे लगभग 35,000 के आसपास, 119 फैसिलिटीज है। पोलैंड में लगा रखे, इटली में लगा रखे, बाल्टिक स्टेट जैसे एस्टोनिया, लटाविया, लुथेनिया, इन जगह भी लगा रखे, और ईस्टर्न फ्लैंक बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, सोवाल्किया, यहां पर अपने जितने भी हैं इन्होंने यूएस ने अपने बेसिस लगा रखे हैं। तो केवल जर्मनी में नहीं है, नाटो की काफी कंट्रीज में उन्होंने अपने बेसिस लगा रखे हैं। देखिए ये है आपके टोटल नाटो मेंबर्स। यहां 29 लिखा है, 29 के बाद ये पुरानी फोटो है। टोटल 32 मेंबर हो चुके हैं। 32 मेंबर्स में, नाटो के 32 मेंबर में फाउंडिंग मेंबर केवल 12 हैं, जिसमें बेल्जियम आता है, कनाडा आता है, डेनमार्क मैंने अभी आपको बताया जिसके अंदर ग्रीनलैंड आता है। और इसी को लेने के लिए बार बार ट्रंप बोलता है, मैंने आपको बताया था ना फाउंडिंग मेंबर है। फ्रांस आता है, आइलैंड आता है, इटली आता है, लक्समबर्ग आता है, नीदरलैंड आता है, नॉर्वे आता है, पोर्चुगल आता है, यूके आता है, यूएसए आता है। ये तो फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद धीरे धीरे और मेंबर्स कनेक्ट होते गए, आज जाकर 32 मेंबर है। ये सारे के सारे मेंबर है। इसमें आपको एक ध्यान देने की बहुत जरूरी बात है कि इसका एक मेंबर टर्की भी है। टर्की जो कि 1952 में नाटो का मेंबर बना था, टर्की। अब मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूं कि टर्की को आप ध्यान दें, अगली स्लाइड पे चलते हैं ये बताने के लिए। हम पहले आपको ये बताते हैं कि एग्जैक्टली नाटो को बार बार अपने सेकंड टर्म में ट्रंप कैसे बेइज्जत करता है, या मान के चलो कि खुद से तोड़ने की बातें करता है। की एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रंप 2016 नाटो क्रिटिसिज्म। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ट्रंप स्ट्रांगली क्रिटिसाइज यूरोपियन एलाइज फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड नेवल सपोर्ट इन द स्टेट, लेबलिंग देम वेरी फुलिश एंड बैड एलाइज। मैंने आपको बताया था ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए पहले वो नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जब उसने अपनी सेना हटा दी तो पिच करने के लिए कहते कि भाई हम देने को तैयार हैं। लेकिन जब पहले नहीं दे रहे थे तब ट्रंप कहने लग रहा था कि यार तुम तो बहुत ही बेवकूफ आदमी हो। उसके बाद आया पेपर टाइगर रिमार्क ड्यूरिंग ईस्टर 2026। ट्रंप क्रिटिसाइज नाटो कॉलिंग इट अ पेपर टाइगर एंड सजेस्टिंग द एलाइज वुड नॉट होल्ड अप इन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट। पूरे नाटो को इसने बोला कि ये पेपर टाइगर है, कि मतलब कागजी हैं, सच्चाई में ये कुछ भी नहीं करते हैं, जो काम करता है सब यूएसए करता है। पर कहता है कि अगर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो गई कभी तो भाई ये नाटो ना काम नहीं कर पाएगा ढंग से।
Withdrawal threats and future supports. Trump has repeatedly brought up to the possibility of US withdrawal from NATO and argued that the USA may not need the alliance in the future, particularly regarding Ukraine support. अब ये कह रहा है कि यूक्रेन सपोर्ट में मैं तो साथ नहीं देने वाला अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि ये लोग काम, जब यूएसए को सपोर्ट चाहिए होता है इनमें से कोई भी नहीं आता। लेकिन यहां पर ट्रम्प गलत है, क्योंकि नाटो कंट्रीज ने, ठीक है ईरान वॉर में हो सकता है ना सपोर्ट करा हो, लेकिन अफगानिस्तान में पूरा सपोर्ट मिला यूएसए को, सीरिया में पूरा सपोर्ट मिला यूएसए को, वियतनाम में पूरा सपोर्ट मिला यूएसए को, इराक में पूरा सपोर्ट मिला यूएसए को। ईरान वॉर में नहीं मिल रहा है, उसके काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं मिल रहा है। उसमें से एक रीजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली ईरान किसी तरीके से चोक कर देता है, तो ये यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरीके से तिलमिला जाएंगी और भौखला भी जाएंगी। एक रीजन तो ये भी है, और भी काफी रीजन है जिसकी वजह से नाटो कंट्रीज ईरान के पास नहीं आ रही है। सेकंड रीजन मैं एक और बताता हूं कि ट्रंप बार बार बेइज्जत करता है जितने भी लीडर्स हैं कंट्रीज के। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, उस वजह से भी ये लोग ट्रंप का साथ नहीं देते। लेकिन ट्रंप साहब यही कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ अपनी मेंबरशिप नहीं रखना चाहता और मैं अपनी सेना भी खींच रहा हूं धीरे धीरे। अब यहां पर आता है कि लॉजिस्टिक एंड बेसिंग। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, रिपोर्ट सजेस्ट मेनी यूरोपियन नेशंस हैव मेंटेन्ड सपोर्ट फॉर द यूएस रिगार्डिंग लॉजिस्टिक एंड बेसिंग। Escalation tensions are reported between Washington and जर्मनी की टेंशन भी बहुत बड़ी रीजन है कि escalating tensions are reported between Washington and the Berlin over the US strategy in Iran with troop withdrawal further stressing the alliance। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ट्रम्प says NATO failed to support Iran campaign, ये इसका बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, जो कि लोग मानते हैं कि इसकी वजह से भी ट्रम्प जो है नाटो से अपनी सेना धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये जो नाटो का मेंबर है ना एक टर्की, इस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, जो कि 1952 में बना था। क्यों इस पे ध्यान दीजिए, अब मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि ग्रेटर इजराइल एक प्रोजेक्ट है जो कि जिसपे इजराइल बहुत सीरियसली काम कर रहा है करीब 20 से 25 साल से। 20 से 25 साल से इजराइल इस पे बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। अब ये ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है क्या, अब इसका ना जियोग्राफिकल एम्बिशंस देखिए। द प्रोजेक्ट ऑफन इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ सदर्न टर्की विद इन इट्स जियोग्राफिकल बॉर्डर स्पैनिंग फ्रॉम द नाइल इन इजिप्ट टू द यूफ्रेटस रिवर विच पासिस थ्रू द टर्की, सीरिया एंड इराक। Turkish government concerned, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan stated that Israel seeks to enlarge its territory and fragment neighboring Arab states to establish Greater Israel Project. President Erdogan has warned that Israel aims to annex land in Turkey, calling it a religious fanatical. ये रिलीजियस फेनेटिकल पर भी बहुत ज्यादा आप ध्यान देना, मैं अभी आगे जाकर आपको समझाता हूं। टर्की फियर दैट इजराइल along with United States uses the Kurdish people protecting units in Syria and Iraq as a separatist tool to advance its project at Turkey expense, with Netanyahu having previously supported the independent Iraqi Kurdish. 1996 में strategy document for Netanyahu often cited in discussions of this project, advocating for weakening neighboring countries like Syria and Iraq, which aligns with the fear expressed by Turkey regarding regional instability and security. Relations between Turkey and Israel have significantly deteriorated due to this anxiety, Ankara providing strong support for Palestine, harshly criticizing Israeli. अब आप ये देखिए कि ये जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है इसमें है क्या। इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें टर्की बहुत अहम रोल निभाता है ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट में। ये आप देखेंगे तो आपका ये जितनी भी ये मैंने आपको लाइन से बना रखा है ना, ये सारा ये जितना भी रेड लाइन से ये पूरा ये इजराइल मानता है कि उनके रिलीजियस टेक्स्ट में ये लिखा है कि ये जितना भी एरिया है ये इजराइल का है। ये जितना भी सारा आप देख रहे हैं इजराइल एग्जैक्टली ये रहा, लेकिन ये पूरे एरिया को इजराइल अपना मानता है। अब आप इसमें देखेंगे, देखिए अब आप देखो इसमें सीरिया है, इसमें आपका ये इराक है, और ये आपका उसका एरिया कुर्दिस्तान आर्मेनिया का एरिया है, और ये आपका अरब, ये आ गया आपका सऊदी, इसमें कुवैत है, इसमें कतर नहीं है, कतर नहीं है इसमें, इसमें मार्किंग कतर में नहीं है, यूएई भी इसमें नहीं आता, यमन आता है इसमें, और आपका इसमें ये सारा इसमें आ गया, सऊदी में ही आ गया, जॉर्डन आ गया इसमें, और टर्की आ गया इसमें, प्लस ईरान भी इसमें आता है, अफगानिस्तान भी इसमें आता है, पाकिस्तान भी इसमें आता है। पाकिस्तान का ये पूरा एरिया ही पाकिस्तान का ही है, ये बलूचिस्तान अलग से दिखा रखा है लेकिन ये सारा पाकिस्तानी है। तो ये पूरे एरिया को ये टर्की
इसराइल अपना मानता है। अब अब आप इसमें ये देखो, इराक में यूएसए का बेस है, ठीक है जी, एंड यूएसए और इसराइल, दे आर बोथ एलाइज, ये आपको पता ही है, ठीक है जी। दे आर वेरी, मतलब बहुत गहरे एलाइज हैं ये दोनों, काफी ज्यादा है, मैंने काफी अपनी वीडियोस में ये चीज बता रखी है। तो जब भी मैं ये बोलता हूं कि यूएसए का इसमें बेस है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि इसराइल का इसमें फायदा है। सऊदी में इनका बेस है, ठीक है जी। यूएई में भी इसका बेस है, लेकिन यूएई ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट में नहीं आता। यमन में बेस है, ठीक है जी, और आपका ये सऊदी में ही आ गया, और जॉर्डन में बेस आता है। और पाकिस्तान में यूएसए का बेस तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आपको पता ही है कि वो इंक्लाइन टूवर्ड्स यूएसए ही है। अफगानिस्तान में पहले बेस हुआ, अभी भी बेस है, लेकिन अब वहां पर क्योंकि सरकार चेंज हो चुकी है, तालिबानी सरकार आ चुकी है, लेकिन अफगान को भी वो कहीं ना कहीं चाहता है अपने अंडर रखने के लिए। तभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान को, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यूएसए ने बोला कि उनको वो पोर्ट चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान काम कर रहा है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान की वॉर भी चल रही है इस चीज को लेकर। बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही आता है, ये भी यूएसए का ही बेस है एक तरीके का। अब इसमें से बचा कौन कौन, मैंने रेड में मार्क कर रहा था पाकिस्तान को भी, लेकिन पाकिस्तान आपको पता ही है वो यूएसए के अंडर आता ही आता है। इसमें बचा था ईरान, और इसमें बचा था टर्की। ईरान पर अटैक हो चुका है। ईरान कहीं ना कहीं अब यूएसए के बात मानने पर आ रहा है, धीरे 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 मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर अटैक हो चुका है। जब ये सारे कुछ कंप्लीट हो चुके, तो लास्ट पॉइंट जो बचता है वो आता है टर्की। ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट में केवल जो आखिरी चीज, जो आखिरी कड़ी रह गई है, वो रह गई है टर्की। और टर्की है नाटो का मेंबर, लेकिन इजराइल नाटो का मेंबर नहीं है। ये आर्टिकल 5 है इसका। आर्टिकल 5 पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आर्टिकल 5 इज कॉर्नरस्टोन ऑफ द अलायंस, embodying that the principle of collective defense, which states that an armed attack against one member in Europe or Northern America is considered an attack on against all. ये है collective defensive triggering. Article 5 means all NATO allies are obligated to assist the attack party. Action taken. Members can take action such as action is deemed to necessary, including the use of force, armed forces. यही मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि वो डिफेंस भी करेंगे उस कंट्री के साथ मिलकर, और ऑफेंस भी करेंगे उस कंट्री के ऊपर जिसने ये अटैक करा। अब यहां पर लिखा है कि मैंने ये सर्च किया था कि क्या कोई नाटो कंट्री 1 अटैक कर सकती है नाटो कंट्री 2 पे, कोई भी। तो यहां लिखा है कि नाटो कंट्री कैन टेक्निकली अटैक अनदर, बट इट वायलेट्स द ट्रीटी कोर प्रिंसिपल्स, while Article 5 dictates that an attack on one member is an attack on other. It designed for external threats, intra-NATO conflicts such as 1974 Turkish invasion of Cyprus. अब यहां पर ट्रीटी का वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 5 खतरे में पड़ जाएगा, जो होता है पॉलिटिकल पैरालिसिस हो जाएगा नाटो फ्रैक्शन में, फिर उस तरीके का सपोर्ट नहीं रहेगा आपस में अगर ऐसा कुछ होता है तो। अब आप ये देखिए सबसे मेन बात कि 3 कंट्रीज थी जो कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट में अब यूएसए के अंडर में नहीं आ रही हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ईरान, टर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पाकिस्तान भाई ऑलरेडी यूएसए के अंडर आता है, वो क्योंकि उसने पैसा इतना पकड़ रखा है तो उसको यूएसए की बात माननी पड़ती है। तो पाकिस्तान का तो नाम इसमें से हटा दीजिए। ईरान पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है, ईरान धीरे धीरे झुकता जा रहा है। उसका जो यूरेनियम, अगर वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देता है, जिसके पीछे ट्रंप पड़ा हुआ है, अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देता है, तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि इसराइल पर हमला न्यूक्लियर से तो नहीं हो पाएगा। छोटे मोटे बैलिस्टिक प्रोग्राम चल रहे होंगे, छोटी मोटी चीजें चल रही होंगी, वो समझ में आता है, लेकिन न्यूक्लियर अटैक नहीं हो पाएगा। अब जो सबसे ज्यादा ताकतवर और जो फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री बची इन सब में, वो बची टर्की। अगला नंबर इजराइल टर्की का लगाने का सोच रहा है। ये देखिए यहां पर ऑलरेडी वो बोलता है कि टर्किश थ्रेट टॉक्ड अप इन इजराइल एज नेतन्याहू फोकसेस ऑन न्यू एलाइज। ये एक खबर है। दूसरी खबर है द 8th मोस्ट डेंजरस फ्रंट, हाउ टर्की वेंट फ्रॉम एलआई टू स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इजराइल। ये इजराइल के ऊपर है, ये दूसरी खबर। तीसरी खबर, टर्की एज इजराइल नेक्स्ट ईरान स्ट्रेटेजिक राइवलरी रिकंसिडर्ड। ये कह रहा है कि क्या ईरान से अगला नंबर टर्की का है। ये तीसरी खबर। ये इजराइल के हैं ऑपोजिशन के लीडर। ये कह रहे हैं कि इजरायली ऑफिशियल सेज आफ्टर ईरान टर्की इज नाउ सीन एज द नेक्स्ट मेजर थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस। अब आप देखेंगे कि इजराइल धीरे धीरे कर अपना बेस बना रहा है अगेंस्ट टर्की, सबको बोल बोलकर कि भाई टर्की बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट है। अब आप इस बात को समझिए, स्टार्ट को समझिए कि अगर होगा क्या, अगर इजराइल
बिना यूएसए के, क्योंकि यूएसए नाटो का मेंबर है, ठीक है जी, ये तेरे को ध्यान रखिए। तो यूएसए दूसरी नाटो मेंबर कंट्री, और टर्की भी नाटो का मेंबर है, तो यूएसए टर्की पर अटैक अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी दोनों नाटो के मेंबर है। अगर इजराइल टर्की पर बिना यूएसए के सपोर्ट से हमला कर देता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। आर्टिकल 5 के एक्टिवेट होते ही यूएसए को इजराइल पर अटैक करना पड़ेगा किसी ना किसी रीजन की वजह से, ऑब्वियसली, क्योंकि यूएसए स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है नाटो का, प्लस आर्टिकल 5 भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो यूएसए को इजराइल पर अटैक करना पड़ेगा। इस वजह से बार बार यूएसए ये कह रहा है कि आर्टिकल 5 पर होना कोई फायदेमंद चीज नहीं है। आपको याद होगा मैंने पिछली स्लाइड में ये बताया था, ये कह रहा है दैट दिस मीन्स वॉशिंगटन इज नो लॉन्गर नीड्स टू ऑनर द अलायंस आर्टिकल 5 म्यूचुअल डिफरेंस क्लॉज। अब ये बहाना मार के कि तुमने ईरान पे मेरे को साथ नहीं दिया, तो भाई आर्टिकल 5 का कोई रीजन नहीं। इस वजह से यूएसए अब ये कह रहा है कि अगर कुछ भी होता है तो मैं भी आर्टिकल 5 को नहीं मानूंगा और मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं दूंगा। इसलिए बार बार यूएसए कह रहा है कि भाई यूएसए नाटो से निकलना चाह रहा है, ताकि नाटो से वो निकले, इजराइल का रास्ता साफ हो टर्की पर अटैक करने के लिए, और उसका जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का जो वो है सपना, वो पूरा हो सके। मुद्दे की बात ये है जो मैं मानता हूं, ये मेरी प्रिडिक्शन है कि भाई क्यों बार बार अपने सेकेंड टर्म में इस ट्रंप जो है नाटो को अटैक क्यों कर रहा है। एक बात इसमें और भी है, आप ये मान के चलिए कि अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं उसमें से ट्रंप सबसे फेवरेबल प्रेसिडेंट है इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रंप अच्छा दोस्त भी है, ट्रंप के कई ऐसे रीजंस भी हैं। अब आप लोगों को पता ही है आइलैंड में क्या हुआ था, जो भी था वो, मैं उस चीज़ को इस चीज़ में डिस्कस नहीं करना चाहता, जो पॉलिटिकल चैनल है यहाँ पर कोई मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को नहीं लाना चाहता। तो इस वजह से भी इजराइल का बहुत साथ देता है, ट्रंप साहब बहुत साथ देते हैं। तो ट्रंप के होते हुए जितना स्ट्रॉन्ग इजराइल हो सकता है वो किसी और प्रेसिडेंट के मुकाबले नहीं हो सकता। इसलिए इजराइल इतना ज्यादा तीव्र रफ्तार से ये सारे स्टेप्स उठा रहा है अब उसके सेकंड टर्म में। ईरान पे फटाफट हमला करवा दिया, अब आपका ऑयल डिस्ट्रप्शन करवा दिया, प्लस जितनी भी कंट्रीज हैं वहां से धीरे धीरे बेसिस और स्ट्रॉन्ग करवा रहा है गल्फ कंट्रीज में। अब वो टर्की के पीछे इसलिए लगेगा क्योंकि यही एक मौका है जहां इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कामयाब बना सकता है। ये पूरी मेरी एनालिसिस है, आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी ही जो पॉलिटिकल इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर जियो पॉलिटिकल नॉलेज देते हैं आपको, और जितनी भी खबरें आप देखते हैं उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करके देते हैं। तो आशा है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।